बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके सामने एनटीपीसी आरआरबी की बहुत बढ़िया वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ बहुत जल्द ही आपको यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी यूपी लेखपाल आर की वैकेंसी बहुत शीघ्र ही मिलने की आपके सामने उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत ही शानदार से बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए विलंब बना करते हुए अपनी आज की शानदार वीडियो का शुभारंभ किया जाए। और आज का अपना शानदार सा और मज़ेदार सा पहला क्वेश्चन है कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत गजब का क्वेश्चन है आपका कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर पहला करा इरावदी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सालविन, ऑप्शन नंबर तीसरा करा महावेली गंगा या ऑप्शन नंबर चौथा करा सिनानो। तो बताना कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी इसमें से कौन सी है। अगर इसकी हम बात करेंगे कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, तो अगर महावेली गंगा की बात किया जाए तो महावेली गंगा आपकी हो जाती है श्रीलंका की। कहाँ की हो जाती है? श्रीलंका की आपकी नदी हो जाती है महावेली गंगा। सिनानो की बात किया जाए तो जापान की प्रमुख नदी है। कौन सी आपकी? जापान की प्रमुख नदी है आपकी सिनानो। अब देखिए, इरावदी और सालविन दोनों आपकी कहाँ की? म्यांमार की नदियाँ हैं। कहाँ की नदियाँ हैं? दोनों आपकी म्यांमार की नदी हैं। लेकिन कह रहा कि इनमें सबसे लंबी कौन सी है, तो याद रखिएगा भैया कि म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी है वह हो जाती है आपकी सालविन। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनने वाला है। तो म्यांमार की जो सबसे लंबी नदी होती है वह हो जाएगी आपकी सालविन। इरावदी और सालविन दोनों आपकी म्यांमार की प्रमुख नदी है, लेकिन जो सर्वाधिक लंबाई जिसकी है वह हो जाती है आपकी सालविन। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह कह रहा है किस देश की पहले राजधानी कैंडी थी। ठीक है, आपको उस देश को बताना है जिसकी राजधानी पूर्व में आपके कैंडी नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है जापान, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है अमेरिका या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका पाकिस्तान। तो इसमें से आपकी जो है कौन सी देश की राजधानी पहले कैंडी नाम से जानी जाती थी वह आपको बताना है। तो अगर देखो भैया, अगर हम जापान की बात करें, किसकी? जापान की अगर बात करें तो जापान की जो पहले राजधानी थी वो थी क्योटो। क्या राजधानी थी? क्योटो। और क्योटो के बाद जो इसकी राजधानी बनी जापान की वो बन गई आपकी टोक्यो। ठीक है, यानी जापान की पहले राजधानी थी आपकी कोटियो और कोटियो के बाद आपकी बन गई थी टोक्यो। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका की जो पहली राजधानी आपको देखने को मिलती है वो कैंडी मिलती है। क्या मिलती है? कैंडी। और कैंडी के बाद इसकी फिर राजधानी एक बार चेंज होती है, हो जाती है कोलंबो। और कोलंबो के बाद जब इसकी राजधानी चेंज हुई तो जो वर्तमान में आपको इसका राजधानी का एक प्रारूप देखने को मिलता है, जिसे हम लोग श्री जयवर्धनपुरा के नाम से जानते हैं, वह देखने को मिलता है। तो जो आपके देश हो जाएगा जिसकी राजधानी आपकी कैंडी नाम से जानी जाती थी वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की जो पूर्व में राजधानी थी उसको कैंडी नाम से जाना जाता था। कैंडी के बाद कोलंबो हो गई और कोलंबो के बाद आपका वर्तमान रूप जो हमको देखने को मिलता है आपका श्री जयवर्धनपुरा करके जो है वह आपकी राजधानी देखने को मिलती है। चलते हम लोग अपने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला क्वेश्चन क्या करा कि तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत गजब का क्वेश्चन है आपका। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, पहला करा माउंट अराकाट, ऑप्शन नंबर दूसरा करा देमबंद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा पुनकान जया या ऑप्शन नंबर चौथा करा किनाबलू। तो बताना कि तुर्की जो आपका तुर्की देश है इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वह कौन सी आपकी है। चारों ही ऑप्शन आपके गजब के हैं और अपने आप में बहुत ही एक नया सब्जेक्ट आपका लिए हुए एक नया क्वेश्चन अपने आप को देखने को मिलेगा। तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी कौन सी यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा माउंट अराकाट, ऑप्शन नंबर दूसरा देमबंद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा पुनकान जया, ऑप्शन नंबर चौथा करा है किनाबलू। तो देखो भैया, जब हम किनाबलू की बात करें, किसकी? किनाबलू की बात करें तो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। कहाँ की? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी किनाबलू। ठीक है, पुनकान जया की बात करें तो इंडोनेशिया की हो जाती है। कहाँ की? इंडोनेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी पुनकान जया। ठीक है, ठीक। अगर बात किया जाए देमबंद, देमबंद आपकी हो जाती है ईरान की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है आपकी देमबंद। कहाँ की? ईरान। तो ईरान की जो सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है वह आपकी मिलती है देमबंद। अगर बात करें माउंट अराकाट, तो माउंट अराकाट वो चोटी है आपकी जो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है, यह रूप में आपको देखने को मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब बन जाएगा कि तुर्की की जो सबसे ऊंची चोटी है यह हो जाती है आपकी माउंट अराकाट। क्या हो जाएगा? माउंट अराकाट हो जाता है।
इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह क्वेश्चन आपके सामने क्या करा है, बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है आपके सामने। करा भारतीय क्रांति की जननी की उपमा किसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला करा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका मैडम भीकाजी, या ऑप्शन नंबर चौथा आपका कह रहा एनी बेसेंट। तो इसमें से आपको उस महिला का नाम बताना है जिसे भारतीय क्रांति की जननी की उपमा दी जाती है। इंदिरा गांधी जी की बात किया जाए तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, और इनको जो उपमा दी जाती थी आयरन लेडी की उपमा दी जाती है। सरोजिनी नायडू जी की अगर बात किया जाए तो भारतवर्ष में किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू, और सौभाग्य से वह गौरव आपके उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। आगे बात करते हैं मैडम भीका जी। तो मैडम भीका जी जो आपकी हैं, इनको भारतीय क्रांति की जननी की उपमा दी जाती थी। किसको? मैडम भीका जी को। अगर मैडम भीका जी की बात किया जाए तो तारीख होती है आपकी 22 अगस्त 1960। कब की होती है? 22 अगस्त 1960 की तारीख होती है, जब जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार मैडम भीका जी क्या करती हैं, भारतीय तिरंगे को फहराती हैं। और जो उस समय का आपका भारत का झंडा था, ध्वज था, उसकी जो डिज़ाइन किए थे उनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। क्या नाम था? हेमचंद्र कानूनगो। तो हेमचंद्र कानूनगो जी के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया था भारत का झंडा, जिसमें 3 पट्टियां देखने को मिलती थी, हरी, पीली और आपकी केसरिया, और पीली पट्टी पे ही आपकी देवनागरी लिपि में आपकी जो है वंदे मातरम लिखा हुआ था। उस ध्वज को पहली बार जर्मनी में फहराई थी। कौन? मैडम भीका जी। ठीक है, चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस शासक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बलबन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें बताना ऐसा कौन सा इसमें से शासक है जिसने क्या किया था कि रोजगार के लिए एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। अगर बलबन भाई साहब की बात किया जाए, किसकी? बलबन भाई साहब की बात किया जाए तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, जो पढ़ने को मिलता है, वह यह मिलता है कि इसने रक्त और लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, इसने क्या किया, सजदा और पैबोस पद्धति को शुरू कराया अपने दरबार में, और अपने दरबार को ईरानी पद्धति पर सजवाने की व्यवस्था शुरू करवाता है बलबन। अलाउद्दीन खिलजी की बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, सैनिकों का हुलिया लिखने की परंपरा, इसी के साथ ही साथ घोड़ों को दागने की प्रथा कौन शुरू करता है? अलाउद्दीन खिलजी शुरू करते हैं। अपने राज्य में क्या करता है, जो अमीरों की पार्टियां होती हैं उस पर रोक लगा देता है, नशे को बंद कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक जी की बात किया जाए तो आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो सर्वाधिक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति था वह था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यह भी अपने गलत निर्णयों के लिए क्या हुआ, काफ़ी मशहूर हुआ। इसके कोई भी निर्णय इसके साथ कामयाब नहीं होते दिखाई दिए। अंततः इसको सभी जगह पराजय का सामना करना पड़ा अपनी योजनाओं में। आगे बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था, यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद आपके जौनपुर शहर की स्थापना करवाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम रहता है जूना खां। तो जूना खान की याद में जौनपुर शहर की स्थापना करवाता है। और फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, प्रथम दिल्ली सल्तनत का एक शासक होता है जिसने रोजगार के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना करवाई, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया, और इसी के साथ ही साथ यह क्या किया कि अस्पतालों में निःशुल्क सेवा के लिए निःशुल्क उपचार की भी व्यवस्था करवाता है। कौन? आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना कराई थी। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके समय में जो है उस समय बेरोजगारी का आलम रहा होगा ज़रूर। आगे करा क्वेश्चन नंबर छठा करा प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन नंबर पहला करा 1532, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1540, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1757, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका 1764। तो इसमें से प्लासी का युद्ध कब हुआ था यह आपको बताना है। तो भैया देखो 1532 में जो होता है वो दोहरिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दोहरिया का युद्ध होता है आपका 1540 में। ठीक है,
सॉरी 1532 में होता है आपके दोहरिया का युद्ध। कौन सा होता है? दोहरिया का युद्ध आपका होता है 1532 में। 1540 की बात करें तो 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध होता है, और इन दोनों युद्ध में कौन शामिल होता है? हुमायूं शामिल होता है। लेकिन जो आपका कन्नौज का युद्ध होता है 1540, यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। 1757 की बात किया जाए तो इसमें आपका जो है प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है 1757। ठीक है, 1757 में आपको जो है प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है, और इसमें जो गवर्नर था वो क्लाइव के रूप में देखने को मिलता है। 1764 की बात करें, 1764 में आपके बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। कौन सा? बक्सर का युद्ध आपका देखने को मिलता है 1764 में। तो प्लासी का युद्ध आपका कब मिला था? प्लासी का युद्ध आपका होता है 1757 में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर पहला करा चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर दूसरा करा राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर तीसरा करा भगत सिंह, या ऑप्शन नंबर चौथा करा लाला लाजपत राय। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो देखिए, जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं उनका नाम हो जाता है आपका भगत सिंह। कौन सा हो जाएगा? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसके और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, इस नारे को देखते हैं कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने लिखा था, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि बात होती है 1921 की। कब की बात होती है? 1921 की बात होती है, 1921 की बात होती है। और एक साहब होते हैं, एक भारतीय मुस्लिम कवि होते हैं, उनका नाम रहता है हजरत मोहानी। क्या नाम रहता है? हजरत मोहानी। तो हजरत मोहानी साहब क्या करते हैं? ये इंकलाब जिंदाबाद नारे को लिखते हैं। लेकिन इस नारे को जो लोकप्रियता मिली, इस नारे को जो प्रचार प्रसार किया, वह करते हैं भगत सिंह जी। तो इस विषय पे कहा दिया जाता है कि यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसी नारे का प्रयोग जब 1929 में दिल्ली बम कांड किया गया था, असेंबली पर बम फेंका गया था, उसमें भी इसी नारे का प्रयोग किया गया था। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे भगत सिंह के द्वारा। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होता है। ऑस्ट्रोमलेशिया एक बीमारी है, एक रोग है। यह किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर पहला करा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर करा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा विटामिन सी, या ऑप्शन नंबर चौथा करा विटामिन डी। तो बताना कि ऑस्ट्रोमलेशिया रोग कैसे होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, जिसका करेक्ट आंसर बनने वाला वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपका ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। अच्छा, ऑस्ट्रोमलेशिया होता किस में है? तो ऑस्ट्रोमलेशिया आपके देखा जाए तो एक जो उम्र दराज लोग होते हैं, थोड़ा सा जिनकी उम्र अधिक होती है, उनको ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है। अगर विटामिन डी की कमी से बच्चों में बात किया जाए तो बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग। ठीक, ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं ऑस्ट्रोमलेशिया में। तो यह जो है अधिकतर आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोगों को होता है, जिनकी उम्र अधिक हो उनको होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है, जबकि वहीं विटामिन डी की कमी से आपका हो जाता है रिकेट्स रोग बच्चों में, और ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाता है थोड़ा बुजुर्गों में। यह रोग देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन डी के लिए कहते हैं कि सुबह की जो आपकी धूप होती है, सुबह की पहली जो धूप जो होती है वह जो है ज़रूर लेनी चाहिए सबको। तो उससे क्या होता है, काफ़ी मात्रा में आपके शरीर में जो कैल्शियम बनता है, वह कैल्शियम बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेज़ी आ जाती है। तो ऑस्ट्रोमलेशिया आपके विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है। चलते हैं आगे हम लोग। करा बीज परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करा शुद्धता हेतु, ऑप्शन नंबर दूसरा करा जमाव हेतु, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नमी की मात्रा के लिए, और ऑप्शन नंबर चौथा करा उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो कृषि उसमें एक अहम योगदान रहता है कृषि का, और कृषि तभी सफल होगी जब उसमें उन्नत किस्म के बीज का बीजारोपण किया जाएगा, जिससे कि आपकी जो है फसल में अधिक उत्पादन हो और अच्छे से अच्छी उसमें जो है उत्पादन की क्षमता विकसित हो, रोग इत्यादि कम लगे और भरपूर फसल आपकी पैदावार हो। तो इसके लिए बीज का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, इसमें किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए शुद्धता हेतु, ऑप्शन नंबर दूसरा जमाव हेतु, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नमी की मात्रा, ऑप्शन नंबर चौथा करा सभी। तो इसमें क्या होगा कि शुद्धता के लिए किया जाता है और जमाव के लिए हेतु किया जाता है इसका परीक्षण,
और नमी की मात्रा हम देखते हैं कि इस बीज को जब हम परीक्षण करते हैं तो कितनी मात्रा में ये नमी को अपने पास एब्जॉर्ब रखेगा, कितनी नमी में ये बढ़िया चलेगा, कितनी नमी में ये पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो यह भी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कहा जाए तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर आपका बिल्कुल सत्य आंसर बन जाएगा कि उपरोक्त सभी के लिए बीज का परीक्षण किया जाता है। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा कि उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला करा ओबरा, ऑप्शन नंबर दूसरा करा पनकी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा नरौरा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा हरदुआगंज। तो उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, यह आपको बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है आपकी बुलंदशहर, इसके लिए फेमस, और बुलंदशहर में जो आपका नरौरा प्लांट है, कौन सा नरौरा, यह आपका इसलिए फेमस हो जाता है किस लिए कि नाभिकीय ऊर्जा परियोजना यहाँ पर आपकी देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश का नरौरा आपका यहाँ पर सही आंसर बनने वाला है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा कि अब तक कितनी महिला लोकसभा की अध्यक्ष बनी। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 5, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका 4, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 3, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका 2। तो बताना कि अब तक कितनी महिला लोकसभा की अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलती हैं। तो आगे इसमें बात करें कितनी महिला अब तक जो है लोकसभा की अध्यक्ष बनी हैं, तो इसमें अभी तक खाली 2 महिलाओं को यह गौरव प्राप्त हो सका है, और उसमें भी आपकी 15वीं लोकसभा और आपकी 16वीं लोकसभा, कौन कौन सी 15वीं और 16वीं लोकसभा जो थी, जो इस लोकसभा की अध्यक्ष थी, दोनों की जो है अध्यक्ष जो है महिला देखने को मिलती हैं, दोनों की अध्यक्ष महिला देखने को मिलती हैं। 15वीं की बात किया जाए, 15वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी इनका नाम था मीरा कुमार। क्या नाम था? मीरा कुमार। और मीरा कुमार के बाद जो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, इसकी जो लोकसभा अध्यक्ष थी उनका नाम हो जाता है सुमित्रा महाजन। कौन हो जाती हैं? सुमित्रा महाजन के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। तो यानी यहाँ पर जो हमारा सही जवाब बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा 2। चलते हम लोग आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर पहला करा 1919, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1949, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1945, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर ILO की स्थापना की बात किया जाए, जिसका आपका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, इसकी स्थापना होती है आपकी 1919 में, यानी 1919 में इसकी स्थापना देखने को मिलती है। किसकी? ILO की स्थापना देखने को मिलती है आपकी 1919 के अंदर। अगर 1949 में बात करें कि 1949 में किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो यह आपका नाटो हो जाता है। क्या हो जाता है? नाटो हो जाता है। नाटो की जो स्थापना की जाती है वह आपकी 1949 में की जाती है। अगर 1945 में किस संगठन की स्थापना की गई थी, इसका अगर देखा जाए तो यह हो जाता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका था, इसकी स्थापना की जाती है 1945 के अंतर्गत। तो ILO की स्थापना होती है 1919 के अंतर्गत, नाटो की स्थापना हो जाती है 1949 के अंतर्गत, और आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हो जाती है 1945 के अंतर्गत। इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से शरीर कौन सी विटामिन भंडारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है विटामिन बी, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है विटामिन ई। तो इनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको शरीर संचित अपने पास नहीं कर पाता है, इसको भंडारित नहीं कर पाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए भाई, जो आपकी विटामिन सी होती है, कौन सी विटामिन सी होती है, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। इसका शरीर क्या करता है? संचय नहीं कर पाता है, शरीर इसको भंडारण नहीं कर पाता, इसको स्टोर नहीं कर पाता है विटामिन सी को। इसकी प्रकृति भी आप देखेंगे तो जल में घुलनशील प्रकृति होती है। तो यह आपके जो है यूरिन के थ्रू जो है शरीर के बाहर हो जाता है, बहुत देर तक शरीर में आपके यह इकट्ठा नहीं हो रह सकता है। तो इसमें से कौन सी विटामिन हो जाएगा? आपका विटामिन सी आपकी सही जवाब हो जाएगी। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वह क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा त्रिची, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा भुसावल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा सहारनपुर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका पुणे।
ठीक है। तो सहारनपुर आपके यूपी का सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, और सहारनपुर की अगर बात किया जाए तो यूपी में जो आपके साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो आपके खट्टे फल होते हैं, उनका उत्पादन आपका सहारनपुर के आसपास देखने को मिलता है। बहरहाल यहाँ बात करा कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपका बनाना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, केला को हम लोग बेबी फूड के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसका जो है अनुसंधान संस्थान वह कहाँ पर स्थित है, तो वह आपके 21 अगस्त 1993 कब 21 अगस्त 1993 में तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थान पर इस संगठन की संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो सही जवाब बनने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ही चलते हम लोग अपने आज के 15वें और आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। करा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला करा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर दूसरा करा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर तीसरा करा लोकसभा अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर चौथा करा राज्यसभा अध्यक्ष। तो इनमें से तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह कौन होता है। इसी के साथ ही साथ क्या होता है कि वह भारत का पहला नागरिक भी कहलाता है आपका। ठीक है, सबसे पावरफुल आदमी पहला नागरिक है, कौन है वह, तो वह कोई नहीं है इसमें, बल्कि कौन है वह भारत का राष्ट्रपति। कौन है, भारत का राष्ट्रपति इस रूप में आपको देखने को मिलता है। तो जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है वह होता है आपका राष्ट्रपति, और जो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है वह भी होता है आपका राष्ट्रपति। इस तरह से आज हम लोग अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हम लोग एक सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को देखे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।